हे हाय गाइस, वेलकम बैक। तो ये हमारा थियरीज ऑफ इवोल्यूशन का पार्ट टू है। पार्ट वन ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ, तो पार्ट टू में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने लेमार्किज्म और नियो लेमार्किज्म का हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम डार्विनिज्म से। ठीक है, डार्विनिज्म। ओके, सो जो डार्विन था उसने सबसे सिंपल सी लाइन में मैं बताऊं कि हम यहाँ करने क्या जा रहे हैं। तो डार्विनिज्म में हम पढ़ेंगे कि डार्विन ने क्या कहा। ठीक है, इसने अपनी थियोरी दी, थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो इसने जो भी बोला कि जो नेचर सेलेक्ट करती है वही आगे अपना प्रोसीड करता है, उसी का इवोल्यूशन होता है। जिसको नेचर सेलेक्ट नहीं करती उसका इवोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, मतलब बेसिकली कंसेप्ट है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। मतलब जो फिट है वो सर्वाइव कर जाएगा, और जो फिट नहीं है मतलब जिसने अपने अपने आप को कंडीशंस के हिसाब से मॉडिफाई कर लिया तो वो सर्वाइव कर जाएगा, और जो नहीं कर पाया वो आपका एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसकी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में पढ़ेंगे। उसमें फिर हम सेलियंट फीचर्स देखेंगे उसकी थ्योरीज के, क्या क्या सेलियंट फीचर्स थे। फिर कुछ वीकनेस देखेंगे उसकी, मतलब क्या प्रॉब्लम रही जिसकी वजह से मतलब ये एक तरह से यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं मान सकते अपनी नेचुरल सिलेक्शन को ही इवोल्यूशन का। ठीक है, उसके बाद उसके कुछ क्रिटिसिज्म होंगे। तो जब क्रिटिसिज्म होंगे तो फिर उसको ओवरकम करने के लिए, जैसे लेमार्किज्म के लिए न्यू लेमार्किज्म आया, वैसे ही डार्विनिज्म के लिए न्यू डार्विनिज्म वाले आएंगे। ठीक है, जिसको हम सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम न्यू डार्विनिज्म पढ़ेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो उस तरह से हमारी थ्योरी खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डार्विनिज्म की अगर हम बात करें तो डार्विन को हम बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा मतलब जाना जाता है डार्विन अपनी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लिए। तो थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, ये हमारी डार्विन ने दी थी। ठीक है, अब जो डार्विन है इसके दो कंट्रीब्यूशन है बेसिकली। ठीक है, तो एक तो नेचुरल थ्योरी दिया था इसने नेचुरल सिलेक्शन का। इसने बोला था बेसिकली कि नेचुरल सिलेक्शन इज द प्राइमरी फोर्स बिहाइंड डिसेंट। ठीक है, तो पहला मैं इसका कंट्रीब्यूशन बता देता हूँ दो लाइन में, क्या इसका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो पहला कंट्रीब्यूशन तो इसका ये है कि इसने कंसेप्ट दिया था डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। ठीक है, सो ही डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। ठीक है, मतलब जो और नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म आने वाले हैं उनमें कुछ मॉडिफिकेशन होगा तभी वो सर्वाइव करेंगे। और दूसरा, ही गेव द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज द प्राइमरी फोर्स बिहाइंड द डिसेंट ऑफ मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो जो डिसेंट ऑफ मॉडिफिकेशन है इसके पीछे जो प्राइमरी फोर्स है, प्राइमरी फोर्स बिहाइंड दिस इज नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो ये दो कंट्रीब्यूशन है इसके बेसिकली। तो पहले तो इसने बोला जो डिसेंट है, जो ऑर्गेनिज्म के डिसेंट्स हैं वो मॉडिफिकेशन के साथ आएंगे तभी मतलब इवोल्यूशन मतलब इवोल्यूशन होगा तो वो ऐसे होंगे। और जो इसके पीछे रीज़न है वो आपका नेचुरल सिलेक्शन है, जिसको नेचर सेलेक्ट करेगी वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा इसका कंट्रीब्यूशन आप कह सकते हो। उसके बाद मैं इसकी सेलियंट फीचर्स बताता हूँ इसकी थियोरी जो है, थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के। सो व्हाट आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ दिस थियोरी। मैं थियोरी का नाम बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, मतलब थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसने 5-6 पॉइंट बोले। इसने बोला कि अगर ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है या इवॉल्व करना है इसकी थ्योरी के हिसाब से, तो उसको ओवर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ओवर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? ओवर प्रोडक्शन का मतलब होता है कि मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो अगर ये एक ही बच्चा पैदा करता है, ठीक है, अगर एक ही बच्चे पैदा करता है तो हो सकता है कि इसको कोई बीमारी हो जाए या कुछ हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये मर सकता है, तो इसकी डेथ हो सकती है। तो इस चीज़ को तो फिर इसका आगे जीनियोलॉजी बढ़ेगी नहीं। तो इसको अपनी जीनियोलॉजी अगर बढ़ानी है तो इसको मल्टीपल प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, ओवर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और या उसको हम बोलते हैं रैपिड मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तभी जो है मतलब ये इसका वो करेगा, क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहला। तो फर्स्ट इज ओवर प्रोडक्शन, या इसको हम बोलते हैं रैपिड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें आप अपने आप इंग्लिश में लिख लेना जो मैंने आपको बोला है कि ऑल ऑर्गेनिज्म पोजेसेस द इनॉर्मस कैपेसिटी टू फर्टिलाइज। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख लूँ कि जैसे मान लो जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ
तो वो बहुत सारे मतलब हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें से कुछ नहीं भी मतलब ऑर्गेनिज्म बन पाए तो कुछ तो बन जाएंगे, मतलब उसकी जो ये है जीनियोलॉजी वो तो कंटिन्यू रहेगी कम से कम। तो दे ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं आपको एक बैक्टीरिया का एग्जांपल दे देता हूँ। तो बैक्टीरिया जो होता है आपका, बैक्टीरिया ये हर 20 मिनट में, एवरी 20 मिनट ये मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। सो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन एवरी 20 मिनट्स। ओके, सो दूसरा एग्जांपल ये हो गया आपका। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे फीमेल रैबिट है, वो एक बार में 6 बच्चों को जन्म देती है, ठीक है, और 1 लीटर में, ठीक है। तो जो फीमेल रैबिट होती है, फीमेल रैबिट, ये आप उसमें लिखेंगे अपने आंसर में, ठीक है, तभी आप जस्टिफाई कर पाएंगे ना कि ओवर प्रोडक्शन कैसे। तो फीमेल रैबिट जो होती है वो एक टाइम में 6 ऑफस्प्रिंग देती है हमारा, ठीक है। और ये 1 लीटर में होता है। लीटर क्या होता है? मतलब एक उसकी जो वो होती है साइकिल, तो साल में ऐसे 4 लीटर होते हैं उसके। तो अगर एक साल में देखा जाए तो टोटल रैबिट, एक फीमेल रैबिट कितने बेबीज प्रोड्यूस कर सकती है? तो 6 1 लीटर में, तो 4 लीटर में कितने हो गए? 6 4 आर 24, ठीक है। तो ऐसे, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हमारा कर रहे हैं लोग, ठीक है। क्यों कर रहे हैं? ताकि अपना जो ये है, ये थ्योरी इसकी बोलती है नेचुरल सिलेक्शन की। ओके, उसके बाद एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि जो ऑफस्प्रिंग्स होती हैं वो प्रोजेनी तो प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। कुछ प्रोजेनी जो होती हैं, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत कम प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ज़्यादा में तो मैंने ये एग्जांपल दे दिया, लेकिन कम में जो है, लेस में आपका एग्जांपल दे सकते हैं ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन ऐसा नहीं है साल में 24 बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ह्यूमन साल में 1 ही बच्चा प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि 9 मंथ तो उसका जस्टेशन पीरियड होता है, ठीक है। तो ह्यूमन जो होते हैं वो ये होता है। तो इसको यहाँ पे कंसेप्ट, इसका नाम दिया गया था डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। ये सब टर्म्स हैं जो आप यूज़ करेंगे अपने आंसर राइटिंग में, तभी आपका आंसर जो है वो एक ऑथेंटिक आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंशियल हो गया। ओके, उसके बाद एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो फूड है और जो स्पेस है वो तो लिमिटेड है, ठीक है। तो फूड और स्पेस लिमिटेड है, उसके बावजूद जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो जो फूड और स्पेस है वो आपका लिमिटेड है, बट फिर भी वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ानी है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट हो गया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, ओवर प्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब हर ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, कंपटीशन है उसके सामने, ठीक है। अब आप भी देखो, आपको भी सिलेक्शन लेना है तो आप आप कंपटीशन में है ना, तो जो बेहतर है वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब जो बेटर परफॉर्म करेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो वैसे ही इनका स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है। तो इसमें 3 तरह का स्ट्रगल आप यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है आपका इंटर स्पेसिफिक, और तीसरा होता है आपका इन्वायरमेंट, ठीक है। इंट्रा स्पेसिफिक, देखो इंट्रा मतलब होता है विद इन, ठीक है। तो विद इन स्पेसिफिक मतलब स्पीशीज। तो विद इन द स्पीशीज जो मतलब बिटवीन द इंडिविजुअल्स जो कंपटीशन होता है आपका, ठीक है, उसको बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। जैसे आप अपना एग्जांपल ले सकते हो, तो आप इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन में, ठीक है, आप ह्यूमंस में ही कॉम्पीट कर रहे हैं एक किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, तो दैट इज इंट्रा स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें जैसे वॉर वगैरह होती हैं वो भी इंट्रा स्पेसिफिक का एग्जाम्पल होता है। तो मैं यहाँ पे ह्यूमन वॉर लिख देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो कोई स्पीशीज़ ग्रो हो रही है, मान लो ट्रीज़ हैं जो आपके ट्रॉपिक्स में ग्रो करते हैं, वो भी आपका कंपटीशन है उनका भी। तो विद इन स्पीशीज मतलब ट्री का कंपटीशन आपस में, ह्यूमन वॉर में मतलब जीतना है, ठीक है। तो जो बेटर होगा, जिसके पास बेटर कैवलरी होगा, जो भी बेटर आर्टिलरी सब होगा, वो जीत जाएगा। तो वो इंटर स्पेसिफिक हो गया। उसके बाद आपका इंटर स्पेसिफिक मतलब बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है। तो अलग अलग स्पीशीज़ में, तो यहाँ तो विद इन द स्पीशीज़ हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विद इन द स्पीशीज़, ठीक है। ये हो गया बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है। तो बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़ का यहाँ पे क्या एग्जांपल दे सकते हो आप? तो जैसे मान लो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो फूड और शेल्टर के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप ऐसे बोल सकते हो कि तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मान लो टाइगर और लायन, ठीक है, इनका अपना एरिया होता है,
ठीक है। तो मान लो ये इतना एरिया है, तो जो जो इतना एरिया टाइगर का है, लायन का, तो इसमें फिर कंपटीशन होगा, इंटर स्पेसिफिक होगा, ठीक है। तो इस एरिया में जो भी डोमिनेंट होगा वो दूसरे के एरिया में इंटरफेयर नहीं करता है, तो दैट इज इंटर स्पेसिफिक, दो डिफरेंट स्पीशीज में आ गया। तीसरा आता है आपका इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो स्ट्रगल करता है इन्वायरमेंटल फैक्टर से, ठीक है। तो ये किसके बीच में होता है, बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इसके लिए एग्जांपल देता हूँ। एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है, बिना एग्जाम्पल के आप अपने आंसर को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मान लो कि कुछ ड्रॉट आ गया, ठीक है, या मान लो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, हैवी रेन हो गया, या मान लो बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आ गया कहीं पे बहुत ज़्यादा कोल्ड पड़ गया, तो ठंड हो गई, तो उस एरिया में जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा वही आगे अपनी प्रोजेनी को प्रोसीड कर पाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ डायनासोर्स का, ठीक है, डायनासोर्स। तो डायनासोर्स आपके जो मीजोजोइक एरा था, ठीक है, मीजोजोइक एरा के एंड में एक्सटेंट हो गए। क्यों एक्सटेंट हो गए? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रॉफ हुआ और वो नहीं सर्वाइव कर पाए, तो इसलिए वो एक्सटेंट हो गए। तो यहाँ पर आप डायनासोर का एग्जांपल दे सकते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर में, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड हो गया, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया थर्ड, सेकंड हमने कर लिया, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तीसरा होता है आपका अपीयरेंस ऑफ वेरिएशंस, ठीक है। ये वेरिएशंस में भी आएगा, हम वहाँ भी पढ़ेंगे। तो अपीयरेंस ऑफ वेरिएशंस का मतलब क्या होता है कि देखो, हर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको सर्वाइव करने के लिए मतलब अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मान लो लिजर्ड को टेम्परेचर फील करने के लिए स्किन में मॉडिफिकेशन चाहिए, ठीक है। रैट को अपना हीट, जो डेजर्ट एरिया में वहाँ पे कैक्टस को लीफ नहीं चाहिए, ठीक है। तो मतलब डिफरेंट टाइप की वेरिएशंस होती हैं जो ऑर्गेनिज्म को अडेप्टेबिलिटी में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो डार्विन ने बोला ये जो वेरिएशंस होती हैं जो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल में हेल्प करती हैं, ये बहुत ही ग्रेजुअल होती हैं, ठीक है, ग्रेजुअल होती हैं और ये कंटिन्यूस होती हैं, ठीक है। तो डार्विन के हिसाब से वेरिएशंस क्या है आपकी? वेरिएशंस आर ग्रेजुअल, या आप इनको कॉन्टिन्यूस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और उसने बोला कि वेरिएशन जो होती हैं वो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं, और जो वेरिएशंस हेल्पफुल होती हैं ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। सो इनमें से जो वेरिएशन हेल्पफुल होंगी वो इंग्लिश में आप सेंटेंस बना के लिख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरा लिखने बैठूंगा तो बहुत वो हो जाएगा। तो जो वेरिएशंस हेल्पफुल होती हैं वो आपका हेल्पफुल किस में? सर्वाइवल में। तो जो वेरिएशन हेल्पफुल होती हैं सर्वाइवल के लिए ऑर्गेनिज्म के, वो पास कर जाती हैं अगली जनरेशन में, पास टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। और जो हेल्पफुल नहीं होती है, जो नॉट हेल्पफुल है, मतलब कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन हो गई जो उसका कुछ काम नहीं था, तो वो हेल्पफुल नहीं है, तो ये पास नहीं करेगी, नॉट पास्ड टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट आपका डार्विन ने बोल दिया कि अगर और जो अपीयरेंस होती हैं, वेरिएशंस आती हैं, उस वेरिएशंस में जो आपकी हेल्पफुल होंगी वो सर्वाइवल में ऑर्गेनिज्म की हेल्प करेंगी, तो वो अगली जनरेशन में पास कर जाएंगी, और जो नहीं होंगी वो आपकी वहीं पे डिजनरेट हो जाएंगी, वहीं पे ख़त्म हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थर्ड कहता है। फोर्थ आपका आ जाता है इसमें इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन, मतलब इसी का कंटिन्यूशन है, इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन, ठीक है। तो मैंने जैसे अभी आपको ऊपर बताया कि जो काम की होंगी वो आपकी इनहेरिट हो जाएंगी, और जो बेकार होंगी वो आपकी डिसअपियर हो जाएंगी, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि डार्विन जो था उसने बोला कि जो वेरिएशन होती हैं वो कंटिन्यूस होती हैं, ठीक है। बट अभी आगे जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस दोनों टाइप की वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। तो इस रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो इस रेस्पेक्ट में डार्विन जो था वो लेमार्क को सपोर्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं जो यूज़फुल होते हैं वो इनहेरिट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से डार्विन जो था वो सपोर्ट कर रहा था लेमार्क को कि हाँ भाई, लेमार्क ने ये बात तो सही बोली है कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं जो यूज़फुल होते हैं वो इनहेरिट हो जाते हैं, तो उसी को इसने बोल दिया वेरिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेमार्क के सपोर्ट में था। उसके बाद आपका फिफ्थ हो गया आपका नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। या मैंने आपको बोला था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो फिट है वही सर्वाइव करेगा, और बाकी जो फिट नहीं है वो आपका डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में आता है। इसका एग्जांपल आप वही डायनासोर्स का दे सकते हो कि डायनासोर जो थे वो उस टाइम पे मीजोजोइक एरा के एंड में इतने कैपेबल नहीं थे कि वो जो इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रोफ आया, जो वेजिटेशन चेंज हुई, वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाए, तो इसलिए वो लोग क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। तो आप यहाँ पे वो एग्जांपल दे सकते हो।
ओके। उसके बाद आपका सिक्स हो गया। वैसे ये टर्म जो था ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये आपका एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हर्बर्ट हर्बर्ट स्पेंसर, उसने ये टर्म यूज़ किया था, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर। ये हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बोला था और नेचुरल सिलेक्शन आपका डार्विन ने बोला था। बात दोनों में एक ही है, मतलब घुमा फिरा के एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद लास्ट इसने अपनी थ्योरी में जो इसका फीचर्स हम पढ़ रहे हैं उसमें छठा आता है स्पेसिएशन। स्पेसिएशन, ठीक है। स्पेसिएशन का क्या मतलब होता है, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया गया, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। ये हमारे ऊपर मतलब पूरा एक ही अलग अलग टॉपिक्स हैं, वेरिएशन में टॉपिक है, स्पेसिएशन एक पूरा टॉपिक है, तो ये तो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे ही, बट यहाँ पर अभी जितना काम का उतना तो यहाँ पे लिख ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्पेसिएशन में क्या बोला, डार्विन ने क्या बोला कि जो यूज़फुल वेरिएशंस हैं, ठीक है, जो कंटिन्यूस हैं और ग्रेजुअल हैं, वो आपकी जो वेरिएशन काम की हैं वो स्पीशीज़ में ट्रांसफ़र हो जाती हैं अगली जनरेशन में, और उसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें थोड़ा डाइवर्सिटी आती है और कुछ टाइम बाद वो एक नई स्पीशीज़ बन जाता है, ठीक है। तो स्पेसिएशन की वजह से डिस्टिंक्ट स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हो क्यों रहा है, ये सारा कंसेप्ट आपका वेरिएशन से ही आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली 6 आपके क्या बोलते हैं उसको, सेलिएंट फीचर्स थे डार्विन की थ्योरी के, ठीक है। तो अगर मैं इसको सम अप करूं कि मतलब डार्विन क्या बोल रहा था, तो सबसे पहले मैं इसको एक मतलब एक चार्ट, ऐसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको बता देता हूँ। देखो, उसने बोला सबसे पहले रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, या हम उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेकंडिटी, ठीक है। इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस अबंडेंस ऑफ द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो जब रिप्रोडक्टिव फेकंडिटी आपका इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को बियर कर जाए, जो हमने देखा था इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जो ऑर्गेनिज्म के ऊपर होते हैं, मतलब स्ट्रेस में क्या आपका लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज आपका ये आपका इन्वायरमेंटल, जब इसको अगर ऑर्गेनिज्म वो कर गया, मतलब बियर कर गया, तो फिर वो अगली स्टेज पे पहुंच जाता है जहाँ पर आपका आता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो मतलब अगर ऑफस्प्रिंग उसने बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिए तो ठीक है, उनमें से सर्वाइव हो गए, फिर उसके बाद जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, उसके बाद लिमिटेड रिसोर्स है ना, तो उसमें उसको ग्रो करना है उन्हीं ऑर्गेनिज्म को। तो अगर ये कंडीशन वो सेटिस्फाई कर गए तो उसके बाद फिर वो अब बड़े हो जाएंगे, तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस उनका आ गया। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मतलब बेसिकली यहाँ पर कॉम्पिटिशन की बात हो रही है, तो अब वो कॉम्पिटिशन करेंगे। अगर वो कॉम्पिटिशन करने लग गए तो कॉम्पिटिशन के साथ साथ फिर उनको अडेप्टेबिलिटी भी चाहिए, क्योंकि जो कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि सर्वाइवल के लिए एडेप्टेशन होती है। तो इसके साथ आपका यहाँ पर हेरिटेबल वेरिएशंस आपका इसके साथ आ जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। तो हेरिटेबल वेरिएशंस क्या होती हैं, जो भी मतलब स्ट्रक्चर और बिहेवियर में चेंजेस होते हैं उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे। जो भी सर्वाइवल के लिए वो स्ट्रक्चर और बिहेवियरल चेंजेस करेगा उसको हमने हेरिटेबल वेरिएशन बोल दिया। तो जब वो इन दोनों को मिला के फिर उसका आ जाएगा नेचुरल सिलेक्शन। तो अगर ये कॉम्पिटिशन करने में कामयाब रहा किसकी वजह से, हेरिटेबल वेरिएशन की वजह से, तो नेचर उसको सेलेक्ट कर लेगी, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा। तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब बेसिकली होता क्या है कि जो एडेप्टिव ट्रेट इसने यहाँ पे एडेप्टिव ट्रेट्स जो थे इसके, वो आपके अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे परसिस्टेंस ऑफ एडेप्टिव ट्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर नेचर ने सेलेक्ट कर लिया। अब नेचर ने तो सेलेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, फिर इन्वायरमेंटल चेंजेस आ गए, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल चेंजेस आ गए कुछ, ठीक है। तो फिर इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ इन दोनों के साथ यहाँ पर हम इसको बोलेंगे कि अब जाके इसका क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया। क्योंकि जब नेचर ने इसको सेलेक्ट कर लिया कि मतलब वो फिट है, वो ये सब चीज़ें करके आ चुका है, तो अब वो फिट है, तो अब नेचर ने उसको सेलेक्ट कर लिया, तो मतलब वो सर्वाइव करेगा। और सर्वाइव कैसे करेगा, जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ साथ वो सर्वाइव कर रहा है। तो उसके लिए हमने क्या बोल दिया कि अब इस ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हो गया है, ठीक है। तो व्हाट इज इवोल्यूशन, यहाँ पर इवोल्यूशन होता है कि चेंजेस इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ एक लाइन में। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है, चेंजेस इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ द पॉपुलेशन। और ये कैसे हो रहा है, बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो ये आपका डार्विन का मैंने आपको सम अप भी कर दिया। ये वही है जो हम 6 चीज़ पढ़ के आए ना, तो अगर आपको याद ना रहे तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि डार्विन की वीकनेस क्या थी, ठीक है। तो वीकनेस में मैं आपको क्या बताया, देखो डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में बार बार यही बोला है कि यूजफुल वेरिएशन जो होती हैं वो अगली जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब उससे ये पूछा कि भाई मुझे एक्सप्लेन करो कि ये आपकी जो वेरिएशन है इसका बेसिस क्या है। तो मतलब उससे पूछा गया व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ वेरिएशन,
ठीक है, मतलब जो आप बोल रहे हो बार बार कि यूज़फुल वेरिएशन हो रही हैं वो आपको अडेप्ट हो जाती हैं, उसकी वजह से आपका इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो आप मुझे ये एक्सप्लेन करिए, किसी ने पूछा उनसे कि आप मुझे एक्सप्लेन करिए व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो वेरिएशन के बेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए डार्विन ने एक अजीब सी थियरी दे दी। 1868 में इसने एक थियरी दी जिस थियरी का नाम था थियरी ऑफ पेनजेनेसिस। पेनजेनेसिस, ठीक है, तो पेनजेनेसिस थियरी जो थी इसने दी क्या एक्सप्लेन करने के लिए, टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब जो यूजफुल वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो इनहेरिट हो रही हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए इसने थियरी ऑफ पेनजेनेसिस दी, टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, और यही थियरी इसकी वीकनेस बन गई, क्योंकि यही थियरी इसने एक अजीब सा वो दिया एक्सप्लेनेशन। मैं आपको बताता हूँ उसने इस थियरी में क्या बोला। इसने इस थियरी में बोला कि मान लो एक बॉडी है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, तो इसकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, मान लो हार्ट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लीवर है, उसके बाद आपके जो भी गोनाड्स हैं, ठीक है, जितना भी ब्रेन है, तो जितने भी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, जो भी बॉडी में ऑर्गन्स है, वो ऑर्गन जो होते हैं वो एक माइन्यूट हेरिडिटरी पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो एवरी ऑर्गन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एवरी ऑर्गन produces minute hereditary particles। ठीक है, इस माइन्यूट हेरिडिटरी पार्टिकल का नाम डार्विन ने दिया, इसको इसने बोला पेंजीन्स। क्या बोला? पेंजीन्स या गैम्यूल्स। ठीक है, तो डार्विन ने बोला कि बॉडी का हर एक ऑर्गन माइन्यूट हेरिडिटरी पार्टिकल प्रोड्यूस करता है जिसका नाम पेंजीन्स है या गैम्यूल्स है, और वो आपका क्या करता है, ब्लड के थ्रू, मतलब जैसे ब्रेन ने किया तो ब्लड के थ्रू आएगा जितने भी ऑर्गन अलग अलग जगह से। तो जो गैमेट फॉर्मिंग सेल है, मान लो मेल है तो स्पर्म है, फीमेल है तो ओवा है, ठीक है, तो वो ब्लड के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे आके एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे। हर एक ऑर्गन से पेंजीन्स आएंगे और यहाँ पे आके वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और फिर ये जब गैमेट में एक्यूमुलेट हो जाएंगे फिर ये अगली जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाएंगे, ट्रांसमिट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो ऐसा इसने एक्सप्लेन करा अपनी थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस में कि ये आपका यूजफुल वेरिएशन का बेसिस है। कि मतलब मान लो किसी ऑर्गन ने किसी तरह से अडेप्ट करा तो वो आपका गैमेट्स में जाके एक्यूमुलेट हो गए, वो गैम्यूल्स और पेंजीन्स, और फिर वो अगली जनरेशन में ट्रांसमिट हो गए। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस, बट इट वॉज डिस्कार्डेड, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, डिस्कार्डेड, तो रिजेक्टेड थ्योरी हो गई है। ठीक है, तो अब इसकी जब ये वीकनेस इनको पता चल गई तो अब लोगों ने इसको क्रिटिसाइज करा। तो अब हम थोड़ा सा क्रिटिसिज्म देख लेते हैं इसका कि क्या क्या क्रिटिसिज्म हुआ आपका। तो क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विन्स नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म इसका होता है कि, तो यहाँ पर हम पहला बोलेंगे इनहेरिटेंस ऑफ। एक काम करता हूँ, मैं पहले लिख देता हूँ सारे, ठीक है, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो ये मैंने इसके 6 क्रिटिसिज्म यहाँ पे लिख दिए। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या कह रहा है। तो फर्स्ट है आपका इनहेरिटेंस ऑफ स्मॉल वेरिएशन। ठीक है, तो कुछ लोगों ने कहा, कुछ साइंटिस्ट ने आर्ग्यू किया कि भाई आपकी थ्योरी के हिसाब से तो सिर्फ यूजफुल वेरिएशन जो होती हैं वही ट्रांसमिट होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसी वेरिएशंस ट्रांसमिट हो जाती हैं जिनका मतलब ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट नहीं है, नुकसान है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो कि जो विंग्स होते हैं बर्ड्स के, कभी कभी वो स्मॉल होते हैं, तो अगर छोटे विंग्स होते हैं तो बर्ड जो होती है वो ज़्यादा डिस्टेंस तक फ्लाई नहीं कर पाती है एक उसमें गो में। ठीक है, तो स्मॉल विंग्स ऑफ बर्ड। ठीक है, तो कुछ बर्ड्स के जो होते हैं स्मॉल विंग्स होते हैं, तो ये यूजफुल वेरिएशन नहीं है, बट ये फिर भी ट्रांसमिट हो रही है मतलब अगली जनरेशन में। तो ये आप एक्सप्लेन बताइए कैसे हुआ, तो ये नहीं बता पाया। ठीक है, उसके बाद वेस्टिजियल ऑर्गन। हाँ, कुछ लोगों ने बोला कि भाई कुछ ऑर्गन तो ऐसे हैं जिनका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो अगर उन ऑर्गन्स का कोई काम नहीं है तो फिर वो अगली जनरेशन में ट्रांसमिट क्यों हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन का ट्रांसमिशन भी नहीं बता पाया, क्योंकि इसके हिसाब से तो सिर्फ यूजफुल वेरिएशन ही ट्रांसमिट होनी चाहिए ना, तो ये भी नहीं है बता पाया। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म हो गया। उसके बाद ओवर स्पेशलाइजेशन ऑफ सम ऑर्गन्स। ठीक है, तो कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं वो बहुत ही ओवर स्पेशलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म को फायदा कम और हिंड्रेंस ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया टस्क ऑफ एलिफेंट। क्या काम है उनका? कोई काम है उनका? नहीं, लेकिन इतने बड़े हैं वो। या आप बोल सकते हो एक एग्जांपल और के एंटीलियर्स ऑफ डियर, जो सींग होते हैं, देखो 12 सींग देखा होगा आपने। ठीक है, एंटीलियर्स ऑफ डियर। तो भाई ये अगर झाड़ी वाड़ी में गया तो इसके अटक जाते हैं, फिर ये उन्हीं को सुलझाता रह जाता है, तो इसके फायदे का तो नहीं हुआ ये कुछ भी। ठीक है, तो कुछ ओवर स्पेशलाइजेशन हो गया कुछ ऑर्गन को, जिसकी वजह से इनको हिंड्रेंस हो रही है रादर देन यूजफुलनेस। ठीक है, तो ये बताओ, तो ये भी नहीं बताया।
उसके बाद इसने बोला कि आप हमको एक्सप्लेन करिए अराइवल ऑफ फिटनेस। आप सर्वाइवल ऑफ फिटनेस बोल रहे हैं, ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए जो फिट है वही सर्वाइव करेगा और नेचर उसी को सेलेक्ट करती है, वो हम मानते हैं। बट अब ये फिटनेस आई कैसे, अराइवल कैसे हुआ इसका, तो आप ये एक्सप्लेन करिए ना, अराइवल ऑफ फिटनेस कैसे हुआ, ठीक है। तो ये भी नहीं हो पाया। उसके बाद डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन का मतलब क्या हुआ कि डार्विन ने तो बोला था कि जो वेरिएशन होती हैं वो कॉन्टीन्यूस और ग्रेजुअल होती हैं, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है कि जो बॉडी होती है उसमें अचानक से कुछ वेरिएशन हो जाता है, तो वो कंटिन्यूस नहीं है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन होता नहीं आ रहा, बट वो एकदम से अचानक से हो गया, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन हो गया, ठीक है। मतलब एक जनरेशन में हुआ, अगली में नहीं हुआ, फिर उससे अगली में हुआ, फिर नहीं हुआ। तो जो रिसेसिव ट्रेड्स होते हैं बेसिकली, उनकी वजह से जो वेरिएशन होता है वो हम डिसकंटिन्यूस वेरिएशन में डालते हैं। बट उसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी ना, तो इसलिए वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया डिसकंटिन्यूस वेरिएशन क्यों हो रहा है। देन लास्ट आपका डीजनरेशन ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने बोला कि भाई कुछ जो ऑर्गन्स होते हैं, डीजनरेशन ऑफ ऑर्गन्स में बोला कि जो ये थ्योरी जो थी, मतलब नेचुरल सिलेक्शन जो थी आपकी, आप इसमें एक्सप्लेन करिए कि कुछ ऑर्गन जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये कुछ ही एनिमल्स में होते हैं, सब एनिमल्स में ऐसा क्यों नहीं होता, तो ये आप एक्सप्लेन करिए। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि डीजनरेशन ऑफ ऑर्गन्स होता है वो सब ऑर्गेनिज्म में नहीं, क्यों नहीं होता, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है, तो ये बताइए, ठीक है। तो ये सब इसके क्रिटिसिज्म है। तो जो मैंने आपको बोला है वो आप इंग्लिश में एक एक लाइन में सेंटेंस बना लीजिए ताकि आप आंसर फॉर्मेशन में उसको लिख दें, ठीक है। तो मेन ये था, ये मैंने आपको लिख दिया। तो उसके बाद इसकी थ्योरी को एंड करते हैं। तो कंक्लूजन में ये बोल देंगे कि डार्विन जो था उसने एक स्टेटमेंट दी। तो यहाँ पे मैं डार्विन की स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वेट तो डार्विन ने यहाँ पर स्टेटमेंट दी। डार्विन ने बोला कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीन्स है आपका मॉडिफिकेशन के लिए ऑर्गेनिज्म को। मतलब जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मॉडिफिकेशन होता है तो नेचुरल सिलेक्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ द ओनली एक्सक्लूसिव मीन ऑफ मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो उसने ये अपनी स्टेटमेंट दी। तो क्या बोला इसने, इसने बोला दैट, मैं स्टेटमेंट ऐसे लिख देता हूँ जैसे उसने बोला। उसने बोला आई एम, ऐसे बोलते हैं, आई एम कन्विंस्ड दैट inadequacies of my theory आई एम कन्विंस्ड दैट inadequacies of my theory, सॉरी मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, आई एम कन्विंस्ड दैट, ये छोड़ दो यहाँ से, इसको नहीं लिखता। तो उसने बोला आई एम कन्विंस्ड दैट नेचुरल सिलेक्शन हैज़ बीन the most important but not the exclusive means of modification, ठीक है। तो ये बात उसने खुद बोली कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि नेचुरल सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडिफिकेशन का, बट इट इज़ नॉट द एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब होता है कि बस इसी से ही होगा, बाकी और किसी से नहीं होगा। तो ऐसा बोला कि इट इज़ नॉट द एक्सक्लूसिव मीन ऑफ मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो इस तरह से डार्विन की जो थियोरी थी वो हमने कर ली। अब हम थोड़ा सा नियो डार्विनिज्म की तरफ बढ़ते हैं, ओके। तो नियो डार्विनिज्म को देखते हैं। तो नियो डार्विनिज्म क्या था, जो डार्विन में प्रॉब्लम्स रह गई थी तो उसको उसके सपोर्टर्स ने जस्टिफाई किया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन, ओके। तो डार्विन का सारा मतलब डार्विन किसके ऊपर टिका होता है, डार्विन टिका होता है नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन था उसमें इन लोगों ने क्या मॉडिफिकेशन किया, उन्होंने बोला कि देखो डार्विन की मेन प्रॉब्लम क्या थी, उसको हेरिडिटरी मटेरियल की नॉलेज नहीं थी, ठीक है। उसको हेरिडिटरी के कंसेप्ट नहीं पता कि हेरिडिटरी होती है कुछ, क्या जीन्स वीन्स का कुछ रोल होता है, ऐसा उसको कुछ पता नहीं था। ये उसका मेन ड्रॉबैक था। तो उस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए इन लोगों ने क्या करा, इसकी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के साथ साथ जेनेटिक थ्योरी भी जोड़ दिया, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन प्लस जेनेटिक थ्योरी, तो हमने इसको क्या बोल दिया, नियो डार्विनिज्म, ठीक है। तो नियो डार्विनिज्म में क्या चेंज आया आपका, सिर्फ इन लोगों ने जो डार्विन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था तो वो इन्होंने जेनेटिक थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। किन लोगों ने, इसके सपोर्टर्स, मतलब जो डार्विन के सपोर्टर्स थे उसमें 2-3 नाम आपको याद रखने हैं, तो मैं आपको नाम लिख देता हूँ। एक आपका हार्लेन, ठीक है। एक अर्नस्ट मेयर का आपने नाम सुना होगा, अर्नस्ट मेयर, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है टी डॉब्जेंस्काय, स्पेलिंग देख लेना एक बार, मुझे
थोड़ा सा डॉब्सन्स का है, ठीक लग रही है वैसे तो, एक बार देख लेना, ठीक है। और फिशर, ठीक है। ये कुछ नाम है आपके जो आपको ध्यान रखना है कि दे वर दी सपोर्टर्स, ये कौन थे आपके सपोर्टर्स थे। इन लोगों ने ये आपका जेनेटिक थ्योरी का कंसेप्ट दिया और इसको नियो डार्विनिज्म बना दिया, ठीक है। अब ये थ्योरी कहती क्या है, what does neo-Darwinism tells us about the origin of theory of Darwin's theory of natural selection, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि जो स्पीशीज़ जो है ना, जो ओरिजिनल हो रहा है उनका, वो एक्सप्लेन किया जा सकता है जेनेटिक थ्योरी के जो कुछ कंपोनेंट्स हैं उनके बेस पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू नियो डार्विनिज्म द origin of species can be explained on the basis of किस किस टर्म के बेस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इन्होंने 4-5 टर्म दे दिए, ठीक है, जो आपको आज के टाइम में पता है। जैसे इन्होंने बोल दिया कुछ जीन पूल होता है, ठीक है, तो जीन पूल की वजह से चेंजेस आते हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे। फिर इन्होंने बोला म्यूटेशन की वजह से ऐसा होता है। फिर इन्होंने बोला कि वेरिएशन जो होता है ना, वो हेरिडिटरी के साथ इन्होंने बोल दिया, वेरिएशन एंड हेरिडिटी, ठीक है। इन्होंने बोला कि इन सब चीज़ों की वजह से हो रहा है। और उसके अलावा इन्होंने बोला कि जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। ये सब टर्मिनोलॉजी हम आगे डिटेल में करेंगे, बस यहाँ पे आप नाम सुन लीजिए। और इन्होंने बोला नेचुरल सिलेक्शन होता है, जो डार्विन ने बोला ही था। उसके अलावा इन्होंने बोला आइसोलेशन की वजह से भी आपका ये चेंजेस आते हैं, ठीक है, और एडेप्टेशन की वजह से भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स इन्होंने डाल दिए इसमें, तो आप इसको इंग्लिश के सेंटेंस में फ्रेम कर लेना कि इन्होंने अपनी जो ओरिजिनल स्पीशीज़ है उसको नेचुरल सिलेक्शन के साथ साथ क्या बोला कि जीन पूल का इफेक्ट आता है, म्यूटेशन का, वेरिएशन और हेरिडिटरी का आता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट का आता है, आइसोलेशन का आता है और एडेप्टेशन का आता है। तो इस तरह से आपका नियो डार्विनिज्म ने है इसको मतलब सपोर्ट कर दिया डार्विनिज्म थ्योरी को। तो ये आपका थोड़ी सी एक्सेप्ट कर ली गई सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आर्टिफिशियली आपका मतलब इन लोगों ने बाद में उसको बनाया, ओरिजिनल जो डार्विन देके गया था उसी को इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अब मैं आपको एक टाइप करवा के आपको मैं यहाँ पे डिफरेंस बता दूंगा डार्विनिज्म एंड नियो डार्विनिज्म में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ 8-10 पॉइंट मैं आपको लिख दूंगा, इधर भी कुछ 8-10 पॉइंट, इधर भी कुछ 8-10 पॉइंट, ठीक है। तो मैं टाइप करके आपको PDF की फॉर्म में बता दूंगा वो। तो इसको फिलहाल मैं आगे बढ़ाता हूँ। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डार्विनिज्म एंड नियो डार्विनिज्म, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ फटाफट से डार्विनिज्म और नियो डार्विनिज्म के बारे में। तो हमने जैसे कि पढ़ा था अभी कि जो डार्विन है उसने थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज दी थी, ठीक है। तो इस थ्योरी में जो लिमिटेशंस रही थी वो आपको किसने मॉडिफाई करी थी, वो नियो डार्विनिज्म वालों ने मॉडिफाई करी थी, ठीक है। उसके बाद दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो मैकेनिज्म है ना, वेरिएशन होने का जो मैकेनिज्म है वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया था डार्विन। तो इन लोगों ने एक्सप्लेन करा था किससे, जैसे मैंने आपको बताया था पीछे, इन्होंने जेनेटिक थ्योरी दी थी, ठीक है। तो जेनेटिक थ्योरी के साथ इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया उस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसने जो डार्विन था उसने इंडिविजुअल को कंसिडर करा एज ए यूनिट ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन को कंसिडर किया गया क्योंकि पॉपुलेशन में बहुत सारे फिनोमिनन होते हैं, जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट, पूल, ये सब जो होते हैं, तो उन सब का रोल होता है इवोल्यूशन में। बट यहाँ पर इसको नॉलेज नहीं थी डार्विन को, तो ये चीज़ यहाँ पर कंसिडर नहीं की गई, ठीक है। तो ये थर्ड डिफरेंस हो गया। फोर्थ डिफरेंस ये है कि डार्विन को पता ही नहीं था कि सोमेटिक और जर्मिनल वेरिएशन भी कुछ होता है, क्योंकि जर्मिनल वेरिएशन ही तो ट्रांसमिट होता है, सोमेटिक वेरिएशन तो ट्रांसमिट नहीं होता है, मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, ठीक है। बट इन लोगों को पता था क्या क्योंकि इनके टाइम तक ये अराउंड 19th सेंचुरी के बाद की बात है, मतलब 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग की बात है, 1920s के आसपास की। तो तब तक जेनेटिक्स में आपका ये हेरिडिटी और ये सब चीज़ें पता चल चुकी थी, तो इनको पता था सोमेटिक और ये। तो इन्होंने बोला कि वेरिएशन हेरिटेबल भी हो सकती है और नॉन हेरिटेबल भी हो सकती है, मतलब वो जर्मिनल से भी आ सकती है और सोमेटिक से भी आ सकती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि ऑल यूजफुल वेरिएशंस आर हेरिटेबल। ये डार्विन ने बोला था कि जितने भी यूजफुल वेरिएशन होंगी वो सारी की सारी हेरिट हो जाएंगी नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। लेकिन नियो डार्विनिज्म कहते हैं नहीं, सिर्फ वही ट्रांसमिट होंगी जो जर्मिनल जो मतलब जर्म सेल्स के थ्रू जो जा रही है ना, ओनली जर्मिनल वेरिएशंस आर पास टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो जर्म सेल्स जो हैं वही पास हो रही हैं, सोमेटिक सेल वाली पास नहीं हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट देख लो, ये 5 हो गए। उसके बाद ये कि देखो मैंने बोला ना डार्विन को ना जीन्स के बारे में कुछ पता था, ना जीनोम के बारे में पता था, ना जीन पूल के बारे में पता था, बिकॉज ये जीनोम, जीन पूल ये सब आपका पॉपुलेशन का कंसेप्ट होता है। तो इसने तो इंडिविजुअल कंसिडर करा था वैसे भी, तो इसको वैसे भी नहीं पता था। बट न्यू डार्विनिज्म वालों ने क्या करा, इन्होंने देखा कि जीन पूल ऑफ द पॉपुलेशन
यहाँ पर कंसेप्ट आया जीन पूल का, इन्होंने यूज़ करा, बट इसने नहीं यूज़ करा था, ठीक है। उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट से होता है, ये डार्विन ने बोला था। लेकिन इन लोगों ने बोला कि ठीक है नेचुरल सिलेक्शन से होता है, बट उसमें आप डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन में आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन करते हैं जैसे कि लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत कम रिप्रोड्यूस करते हैं जैसे कि हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, ओके। उसके बाद आपका जो डार्विन था, इसने आइसोलेशन के बारे में कुछ नहीं बोला कि आइसोलेशन का कोई रोल होता है कि नहीं। आइसोलेशन जब हम डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे मैं बताऊंगा। वैसे आइसोलेशन बेसिक्स में कुछ नहीं है कि दो अलग अलग जगह में स्पीशीज़ रहती हैं, ये आइसोलेटेड हैं। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि यहाँ से कुछ स्पीशीज इधर चली गई, यहाँ से कुछ इधर चली गई, मतलब बेसिकली इनमें मेटिंग होने लग गई कुछ टाइम आइसोलेट होने के बाद। तो इनमें मेटिंग होने लग गई, क्योंकि उस टाइम आइसोलेट होने के बाद स्पीशीज जो होती है वो एक नई स्पीशीज़ की, मतलब एक नया वेरिएशन उसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये हम आइसोलेशन में करेंगे डिटेल में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने आइसोलेशन को कंसिडर करा था, तो ये आपका डिफरेंस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये एक सेकंड में हटा देता हूँ। जेनेटिक ड्रिफ्ट वाज अननोन टू डार्विन, ठीक है। तो डार्विन को तो पता ही नहीं था जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बोलें जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट को आप बोल सकते हो कि जो जीन आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर ऑफ टाइम, तो उनकी फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। तो एक पॉपुलेशन में जो एग्जिस्टिंग जीन्स हैं उनमें रैंडम मेटिंग या सैम्पलिंग जो भी कुछ हो रहा है उसकी वजह से कितना उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है, तो हम उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। हम आगे देखेंगे, इसको कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसने तो कंसिडर नहीं किया था, बट इन लोगों ने कंसिडर करा था कि जेनेटिक ड्रिफ्ट का रोल होता है और उसका इवोल्यूशन में एक मेजर रोल होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आपकी नेक्स्ट थियरी लेते हैं। थर्ड थियरी इज म्यूटेशन थियरी, म्यूटेशन थियरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। पहले हमने लेमार्किज्म देख ली, फिर उसमें जो लिमिटेशंस थी उसको ओवरकम करने के लिए डार्विनिज्म देख ली, फिर जो डार्विनिज्म में प्रॉब्लम्स थी उसको अब ओवरकम करने के लिए म्यूटेशन थ्योरी आपकी है, ठीक है। तो ये किसने दी थी, मैं आपको बता चुका हूँ, ह्यूगो डी वरीज ने दी थी, ठीक है। इसने क्या करा, इसने एक एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करा है, जो प्लांट है उसका नाम है इवनिंग प्राइमोस, इवनिंग प्राइमोस, ठीक है। साइंटिफिक नेम अगर आपको लिखना है इसका तो शायद ओनीथेरा लेमेरिकाना, लेमेरिकाना, ठीक है। तो ये इसका साइंटिफिक नेम था। इस ये जो प्लांट है आपका, इसके ऊपर इसने अपना इसकी डिफरेंट 8 वेराइटीज़ ली, और 8 वेराइटीज़ में इसने देखा कि जो वेराइटीज़ हैं उसमें सडन चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। सडन चेंजेस आ रहे हैं, तो सडन चेंजेस आ रहे हैं, और ये सडन चेंजेस जो हैं वो हेरिटेबल भी हैं। क्या है ये, हेरिटेबल भी हैं। तो इस बेस पे इसने बोला कि ये जो चेंजेस इसमें हो रहे हैं, ठीक है, ये जो चेंजेस इसमें हो रहे हैं, हर एक फॉर्म में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो उस हर एक फॉर्म में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको उसने बोला म्यूटेंट। क्या बोला, म्यूटेंट, ठीक है। जैसे मान लो ये पेरेंट्स थे, ठीक है, ये जो प्लांट था, प्लांट बनाना, ठीक है, अगले प्लांट में कुछ चेंजेस आ गए, मान लो ये ऐसे हो गया कुछ, ठीक है, तो इसको इसने बोला एक म्यूटेंट हो गया ये, ठीक है, मतलब इससे थोड़ा वेरी हो गया। फिर अगली जनरेशन में और थोड़ा सा चेंजेस आएगा, वो कुछ ऐसे हो गया, ये अलग म्यूटेंट हो गया। तो इसने बोला कि ये जो म्यूटेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग फॉर्म जो आ रही है वो म्यूटेंट्स आ रही है, और इस म्यूटेंट की कैरेक्टरिस्टिक को इसने क्या बोला, इसने बोला म्यूटेशन, ठीक है। तो इसने बोला कि जो इवोल्यूशन होता है वो म्यूटेशन की वजह से होता है, ठीक है। डार्विन ने बोला जो इवोल्यूशन होता है वो किसकी वजह से होता है, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होता है। बट यहाँ पर ह्यूगो डी वरीज क्या बोला कि जो इवोल्यूशन होता है वो आपका किसकी वजह से होता है, म्यूटेशन की वजह से होता है, ठीक है। तो इसने यहाँ पर एक टर्म यूज़ करा, जैसे डार्विन ने बोला था कि जो यूज़फुल वेरिएशंस होती हैं, यूज़फुल वेरिएशन उसने टर्म यूज़ किया था ना, तो यूज़फुल वेरिएशन जो अगली जनरेशन में ट्रांसमिट होती हैं तो वो कंटिन्यूस होती हैं और ग्रेजुअल होती हैं। बट यहाँ पर जो ह्यूगो डी वरीज है, इसने बोला कि जो वेरिएशंस होती हैं वो आपकी लार्ज होती हैं और डिसकंटिन्यूस होती हैं, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, ठीक है। इसको इसने टर्म दिया सॉल्टेशन, ठीक है। तो इसने बोला कि जब लार्ज डिसकंटिन्यूस वेरिएशन होती हैं तो उसकी वजह से आपका इवोल्यूशन होता है और न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। सो सॉल्टेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, और ये किस वजह से हो रहा है, म्यूटेशन की वजह से हो रहा है कि कुछ म्यूटेशन होती जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका वो था। अब हम इसमें थोड़े से सेलिएंट फीचर्स देख लेते हैं कि ये इसकी थ्योरी कहती क्या है। सेलिएंट फीचर्स,
सेलिएंट फीचर्स किसके, म्यूटेशन थ्योरी के। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले इसने क्या बोला, इसने बोला कि अगर ऑर्गेनिज्म है, अगर उसमें आप देखो कि कुछ म्यूटेंट फॉर्म्स आती हैं, और वो म्यूटेंट फॉर्म किस लिए आ रही है, म्यूटेशन की वजह से आ रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ पहले कि इसकी क्या क्या वो है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेलिएंट फीचर्स क्या क्या है। तो सबसे पहले सेलिएंट फीचर है इसका, म्यूटेशन अराइजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें समय समय पे वेरिएशन होता रहता है। जैसे जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें वेरिएशन होने के, उनमें म्यूटेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। म्यूटेशन बेसिकली होता क्या, व्हाट इज म्यूटेशन, सिंपल सी लाइन में अगर मैं बोलूँ तो चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की कुछ भी जीन सीक्वेंस में कुछ भी, तो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो म्यूटेशन मतलब होता है कोई भी ऑल्ट्रेशन आपके जेनेटिक मटेरियल में हो गया, उसकी वजह से कुछ चेंजेस आ गए जीन्स में, और उसकी वजह से उसके जो जीनोटाइप में चेंज आया तो उसकी वजह से फिनोटाइपिक अपीयरेंस भी चेंज हो गई। कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। ठीक है, तो ये इसने बोला कि म्यूटेशन जो होती है वो टाइम टू टाइम होती रहती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब आज हो गई कल नहीं हुई, या मतलब कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है कि होती ही रहेगी, बट होती रहती है, टाइम टू टाइम होती रहती है। ठीक है, और जब ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन होती है तो उसमें जो चेंजेस आते हैं वो उसके पेरेंट्स से डिफरेंट हो जाता है वो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अकरेंस इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन मतलब क्या हो कि दे आर इनडिटर्मिनेट, क्योंकि डार्विन बोलता है कि जो मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, डार्विन ने क्या बोला था, डार्विन ने बोला था कि जो वेरिएशन होती हैं, जो वेरिएशन होती हैं वो आपकी स्मॉल होती हैं और डायरेक्शनल होती हैं। मतलब छोटे छोटे वेरिएशंस आएंगे, फिर वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट हो के वो चेंजेस क्रिएट कर देंगे, तो वो स्मॉल होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलते जाएंगे, कि यूनि डायरेक्शनल एक तरह से हो गया। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी उनके होने की। तो इसने बोला कि नहीं, म्यूटेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, एनी डायरेक्शन, दे आर इनडिटर्मिनेट। ठीक है, दैट इज दे आर इनडिटर्मिनेट, मतलब डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी सेल में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो दे आर इनडिटर्मिनेट, तो सेकंड ये हो गया। थर्ड, म्यूटेशन जो होते हैं वो हेरिटेबल होते हैं। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है कि अगर जेनेटिक मेकअप में कुछ चेंजेस आया तो अगली जनरेशन में भी ट्रांसमिट हो जाएगा, तो दे आर हेरिटेबल। नेक्स्ट आपका लार्ज एंड सडन। तो जो म्यूटेशंस होती हैं वो लार्ज होती हैं और सडन होती हैं, क्योंकि डार्विन ने क्या बोला था कि वो स्मॉल होती हैं और सडन नहीं होती हैं, वो डायरेक्शनल होती हैं, मतलब धीरे धीरे होती हैं, ग्रेजुअल होती हैं। ठीक है, तो बट यहाँ पर ह्यूगो डी वरीज ने बोला कि म्यूटेशंस आर लार्ज एंड सडन। ठीक है, तो ये आपके 4 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बाकी के 4-5 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो नेक्स्ट है कि म्यूटेशंस आर द प्राइमरी फोर्स बिहाइंड द स्पेसिएशन। ठीक है, तो जैसे पीछे डार्विन ने बोला था कि नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो प्राइमरी फोर्स होता है स्पेसिएशन के पीछे, तो वैसे ही ह्यूगो डी वरीज ने बोला कि म्यूटेशन जो होता है वो प्राइमरी फोर्स है स्पेसिएशन के पीछे। ठीक है, नेक्स्ट आपका इवोल्यूशन बाय म्यूटेशन इज कंटिन्यूस एंड जर्की प्रोसेस। ठीक है, तो जो म्यूटेशन से इवोल्यूशन, जब नेचुरल सिलेक्शन से इवोल्यूशन हो रहा था तो वो आपको क्या था, कॉन्टिन्यूस था और ग्रेजुअल था, आराम आराम से हो रहा था। बट यहाँ पर डार्विन ने बोला, ह्यूगो डी वरीज ने बोला कि जो हमारा इवोल्यूशन हो रहा है म्यूटेशन की वजह से वो डिसकंटिन्यूस है, मतलब ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली जनरेशन टू जनरेशन हो रहा है, बट स्किप भी कर सकते हैं जनरेशन को, और जर्की है, मतलब अचानक से हो रहा है, सडन हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इसने बोला कि जो म्यूटेशन होते हैं, म्यूटेशन अपीयर्स फुल फ्लेज्ड, मतलब ऐसा है कि अगर सेल में म्यूटेशन हुआ है तो वो पूरी तरह से अपीयर हो जाएगा। ठीक है, सो दे आर फुल फ्लेज्ड, ऐसा नहीं है कुछ इंटरमीडिएट बीच में बनेगा, बट अगर वो होंगे तो वो पूरी तरह से होंगे, नहीं होंगे तो वो नहीं होंगे। ठीक है, तो दे आर फुल फ्लेज्ड। नेक्स्ट आपका दे म्यूटेशन आर सब्जेक्टेड टू नेचुरल सिलेक्शन, मतलब म्यूटेशन की वजह से नेचुरल सिलेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो काम की वो होती हैं यूज़फुल वेरिएशंस होगी वो अगली जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाएंगी, और जो यूज़फुल नहीं है वो वहीं पर एलिमिनेट हो जाएंगी, क्योंकि म्यूटेशन जो होता है वो जो काम की चीज़ नहीं है उसमें अगर म्यूटेशन हुआ तो वो उसकी डेथ हो जाएगी, वो एलिमिनेट हो जाएगा प्रोसेस से इवोल्यूशन के। ठीक है, तो ये आपका हो गया, दे आर सब्जेक्टेड टू नेचुरल सिलेक्शन। देन म्यूटेशन थ्योरी एक्सप्लेन्स अकरेंस ऑफ वेस्टिजियल एंड ओवर स्पेशलाइज ऑर्गन्स। ठीक है, तो जो डार्विन की थ्योरी ने बोला था ना, उससे पूछ रहे थे लोग सवाल कि भाई वेस्टिजियल ऑर्गन क्यों रह जाते हैं, ओवर स्पेशलाइज ऑर्गन क्यों रह जाते हैं, हो जाते हैं। तो इन सबको एक्सप्लेन करती है म्यूटेशन थ्योरी, बोलते हैं कि भाई इनमें म्यूटेशन हो गया इस वजह से ये ऐसे हो गए। ठीक है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन में मतलब म्यूटेशन हो गया वो ऑर्गन वेस्टिजियल हो गया, म्यूटेशन हो गया वो ऑर्गन ओवर स्पेशलाइज हो गया, तो ये सब इसके सेलिएंट फीचर्स आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्रिटिसिज्म पे आते हैं आगे कि क्रिटिसिज्म क्या हुआ, क्योंकि हर थ्योरी के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं तो नेगेटिव में भी क्रिटिसिज्म भी उसका देख लेना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले क्रिटिसिज्म यही था इसका कि दिस थियरी डजंट एक्सप्लेन अबाउट द डिसकंटिन्यूटी
जो इंडिविजुअल्स में डिसकंटिन्यूटी हो रही है अलग अलग स्पीशीज़ के, ठीक है, मान लो जो डिसकंटिन्यूएशन है वो कुछ ऑर्गेनिज्म में तो हो रहा है, मान लो जो ये है लायन की स्पीशीज़ है उसमें डिसकंटिन्यूएशन देखने को मिल रहा है, बट जो दूसरी स्पीशीज़ है मान लो वुल्फ है, ठीक है, उसमें नहीं हो रहा है। तो अलग अलग स्पीशीज़ में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ही कैनॉट एक्सप्लेन, डजेंट एक्सप्लेन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइन में, डजेंट एक्सप्लेन द डिसकंटिन्यूटी। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा लिखने लायक मटेरियल भी मिल जाए, वरना मैं बोल के भी निकल जाऊँ तो फिर आप टाइम वेस्ट करेंगे कहीं और, ठीक है। तो डजंट एक्सप्लेन द डिसकंटिन्यूटी अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा। इसने मिमिक्री का फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं करा। मिमिक्री क्या होती है वो अभी हम आगे देखेंगे। जो कलरेशन चेंज हो जाता है ना, तो वो म्यूटेशन नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा तो नहीं हुआ ना कि मतलब क्या बोलते हैं, जीन में चेंज होने की वजह से कलरेशन हो गया। बट मिमिक्री तो क्या होती है, टेम्परेरी होती है, मतलब हुआ फिर जैसे ही उस ऑर्गेनिज्म को अपना मतलब मान लो उसको प्रीडेशन करना है तो उसने मिमिक्री करी और वो प्रीडेशन करके निकल गया, या उसको प्रीडेटर से बचना है किसी ऑर्गेनिज्म को तो वो मिमिक्री करता है, मतलब सराउंडिंग के साथ मिलजुल जाता है ना वो। तो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए, इसकी थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं करती, तो डजंट एक्सप्लेन दी फिनोमिनन ऑफ मिमिक्री, ठीक है। उसके बाद जो डार्विन जो था उसने कंसिडर करा था कि जो इवोल्यूशन है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन डी वरीज बोलता है कि इवोल्यूशन एक सडन प्रोसेस है। तो ये भी इसका क्रिटिसिज्म है कि हमेशा जो इवोल्यूशन होता है वो सडन नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी इसका तीसरा लिख सकते हो। ही एक्सप्लेन्स दैट, ही एक्सप्लेन्स दैट इवोल्यूशन इज सडन, जो कि नॉट ऑलवेज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद बस ये इतने क्रिटिसिज्म बहुत हैं इसके। उसके बाद आपका जो आपके साइटोलॉजिकल एविडेंस के ऊपर भी एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि साइटोलॉजिकल एविडेंस जो थे मतलब चलो इसको ऐसे मत देखो, इसको ऐसे देखो कि मॉर्गन जो था उसने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट करा और उसने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जो म्यूटेशन होती है वो हर मैग्नीट्यूड की होती है, क्योंकि इसने तो बोला था कि जो म्यूटेशन होगी वो हमेशा सडन होगी, जर्की होगी, डिसकंटिन्यूस होगी। बट मॉर्गन ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो म्यूटेशन होती है वो आपका मतलब हर मैग्नीट्यूड की होगी, मतलब सडन भी हो सकती है, जर्की भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो मैं यहाँ पे 4 पॉइंट लिख देता हूँ। मॉर्गन, जो टी एच मॉर्गन है, हम उसको पढ़ेंगे वहाँ पे ड्रोसोफिला जब पढ़ेंगे। तो मॉर्गन शोड दैट म्यूटेशन आर ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। उसने किसने करा था, इन ड्रोसोफिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। क्योंकि जो ओइनोथोरा अमेरिकाना वो चूज़ किया था उसने प्लांट, वो बेसिकली जो शो कर रहा था ना वेरिएशन, जो म्यूटेशंस वो शो कर रहा था वो मेनली पॉलीप्लॉइडी था, ठीक है। तो पॉलीप्लॉइडी आपको पता होगा, पॉलीप्लॉइडी था। तो वो पॉलीप्लॉइडी था, जीन म्यूटेशन नहीं था उसमें, ठीक है। तो मतलब पूरी की पूरी सेल में म्यूटेशन हो रहा था, बट कोई जीन म्यूटेशन नहीं हो रहा था, तो इसलिए वो शायद ऐसा उसको लगा कि ये जर्की और डिसकंटिन्यूस होता। बट जब इसने ड्रोसोफिला पे करा तो इसने देखा जीन म्यूटेशंस भी हो रहे हैं और अलग अलग टाइप के म्यूटेशन हो रहे हैं, इसलिए ऑल मैग्नीट्यूड इसने बोला, ठीक है। तो अब इसका हम कंक्लूजन में क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म हो गया। तो इसकी थियरी के कंक्लूजन में हम यही बोल सकते हैं कि ठीक है, मतलब जैसे डार्विन ने बोला कि ठीक है नेचुरल सिलेक्शन जो है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बट ये एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब सिर्फ यही नहीं है। वैसे ही हम म्यूटेशन में भी बोल सकते हैं कि म्यूटेशन हर ऑर्गेनिज्म में होता है, लगभग हर ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन होता है, और म्यूटेशन आपका इवोल्यूशन का एक पार्ट है, बट इट इज़ नॉट द प्राइमरी फोर्स बिहाइंड द इवोल्यूशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी यही बोल सकते हैं कि इट इज़ नॉट द प्राइमरी फोर्स बिहाइंड द इवोल्यूशन, ठीक है, बट इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इवोल्यूशन, ठीक है। और उसके अलावा जो इवोल्यूशनरी चेंजेस होते हैं उसमें म्यूटेशन का बहुत बड़ा रोल है, तो ये हम कंक्लूजन में बोल सकते हैं। तो मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ। ओके, तो मैंने ये लिख दिया, म्यूटेशन अकर्स इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म एंड इट अलोन कैन नॉट अकाउंट फॉर इवोल्यूशन, मतलब सिर्फ अकेला नहीं है, सो बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट या फोर्स टू ब्रिंग द इवोल्यूशनरी चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इस तरह से हम इस थ्योरी को ख़त्म करते हैं, फिर अगली थ्योरी पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारी 4th एंड लास्ट थ्योरी, विच इज़ मॉडर्न सिंथेटिक थियोरी ऑफ
इवोल्यूशन। ठीक है, तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या कहती है? बेसिकली जो हम नियो डार्विनिज्म में पढ़ के आए ना, उसी का ये मॉडिफिकेशन है। सो इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ नियो डार्विनिज्म। ठीक है, और वो जो नियो डार्विनिज्म के सपोर्टर्स थे वही आपके इसको सपोर्टर्स इसके भी होंगे, क्योंकि ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है। वो सिंथेटिक थ्योरी थे, मॉडर्न तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं इट इज़ द बेस्ट थ्योरी फॉर इवोल्यूशन सो फार। ठीक है, सो इट इज़ द बेस्ट थ्योरी फॉर इवोल्यूशन सो फार। ठीक है, राइटिंग मेरी थोड़ी गंदी है, बट मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ, तो आप उसके साथ साथ समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो उसके सपोर्टर थे वही यहाँ पर भी सपोर्टर्स होंगे। तो कौन कौन इसके सपोर्टर्स हैं? वही मैंने आपको वहाँ पे बोला था, डॉब्स एंड स्काई, फिशर था वहाँ पे भी। ठीक है, उसके अलावा मैंने वहाँ पे आपको अर्नस्ट मेयर बताया था। ठीक है, एक दो नाम और यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जैसे राइट था, एक स्टेबन्स था। ठीक है, तो इतने नाम बहुत हैं। ठीक है, अब ये थियरी कहती क्या है? तो ये थियरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, न्यू स्पीशीज कैन नॉट इवोल्व बाय द प्रेजेंस ऑफ वेरिएबल जीनोटाइप इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, सो न्यू स्पीशीज कैन नॉट इवोल्व बाय द प्रेजेंस ऑफ वेरिएबल जीनोटाइप इन द पॉपुलेशन। मतलब नई जो स्पीशीज आपकी आने वाली है, जो इवोल्यूशन हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आप वेरिएबल जीनोटाइप जो है ना पॉपुलेशन का, उसके बेस पे नहीं बोल सकते। मतलब अलग अलग टाइप का जीनोटाइप है तो उसकी वजह से इवोल्यूशन हो रहा है, नहीं, सिर्फ इसके बेस पे नहीं हो सकते। इसमें आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, इट मस्ट इंक्लूड द डिफरेंट फैक्टर्स इन अ पॉपुलेशन टू इवॉल्व। ओके, तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या बोल रही है? इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ न्यू डार्विनिज्म। ठीक है, तो जो हम डार्विनिज्म पढ़ के आए ना पीछे, उसी का न्यू डार्विनिज्म जो हम पढ़ के आए उसी का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। न्यू डार्विनिज्म क्या बोल रही थी? वो बोल रही थी आपका नेचुरल सिलेक्शन प्लस जेनेटिक थ्योरी। ठीक है, तो ये आपका न्यू डार्विनिज्म, तो इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हमने उसको बोल दिया मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सो इट इज़ द बेस्ट थ्योरी फॉर इवोल्यूशन सो फार, एंड द सपोर्टर्स वर द सेम जो वहाँ पर थे आपके डॉब्सन, स्काई, फिशर, मेयर, यहाँ पे राइट और स्टेबिन्स पे आप और लिख सकते हैं। तो ये थ्योरी क्या कहती है? एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो ये थ्योरी बोलती है कि जो इवोल्यूशन है, ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्यूशन है, उसमें सिर्फ वेरिएबल जीनोटाइप्स ही, जो पॉपुलेशन के अंदर अलग अलग टाइप के जीनोटाइप्स हैं, सिर्फ वही रोल प्ले नहीं करते हैं। उसके अलावा कुछ अलग डिफरेंट फैक्टर्स भी होते हैं पॉपुलेशन में। तो वो फैक्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो वही एक तो हो गया आपका म्यूटेशन, ये भी एक रोल प्ले करता है। उसके बाद आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक माइग्रेशन, या हम इसको जीन फ्लो भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके अलावा जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर आप लोगों को ये टर्म्स क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आगे मैं इनको, और जब हम हार्डी-विन बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं इनको अच्छे से बताऊंगी। तो सी वॉल राइट इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आपका नॉन रैंडम मेटिंग तो पता ही है, ठीक है। कहीं भी जाके मेट कर लिया, ऑर्गेनिज्म जो करते हैं वो सब आइसोलेशन वगैरह में आएंगे, ठीक है। तो ये सब टर्म हैं, आगे बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएंगे। अभी आप यहाँ पे इसको सुन लो, मैं इनको एक एक को एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा और यहाँ पर उसका कोई सेंस भी नहीं है, ठीक है। सो इन्होंने बोला कि वेरिएबल जीनोटाइप होने के साथ साथ ये कुछ फैक्टर्स भी चाहिए अगर आपको इवोल्यूशन, अगर आप बोल रहे हो कि इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो म्यूटेशन होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, जेनेटिक माइग्रेशन होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा, नॉन रैंडम मेटिंग होगा और हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। डिफरेंट स्पीशीज का हाइब्रिडाइजेशन होगा और नई स्पीशीज उसमें से निकल के आएगी, ठीक है। सो दीज वर द फैक्टर्स ऑफ दीज वर द डिफरेंट फैक्टर्स अलॉन्ग विद द वेरिएबल जीनोटाइप ऑफ द पॉपुलेशन। तो इन्हीं को मिला के हमने क्या बोल दिया, दिस इज द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सो दिस इज द बेस्ट थ्योरी सो फार। तो इसी के साथ हमारी जो थियरीज़ हैं, थियरीज ऑफ इवोल्यूशन जो थी, चारों थियरीज हमने कंप्लीट कर ली हैं। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊंगा, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन पे अलग से भी क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी जितने भी थियरीज ऑफ इवोल्यूशन के क्वेश्चन हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट है, कुछ भी राइटिंग से रिलेटेड, वॉइस से रिलेटेड, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा और जो भी आपकी जो क्वेरीज होंगी मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड
सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मेरा मोटिव यहाँ पे आप लोगों तक बस फ्री एजुकेशन पहुँचाना है, बाकी और कोई मोटिव नहीं है। तो थैंक यू, बाय।